हेलो, गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमने लास्ट के लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 12 जो है वो लेक्चर नंबर 12 तक हमने कंप्लीट किया था IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आइसोमेरिज्म आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने के लिए। बिकॉज आइसोमेरिज्म में आपको बहुत सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स मिलेंगे कि जो एक दूसरे के क्या वहाँ पे दिखाई देते हैं, आइसोमर्स दिखाई देते हैं। अब ये जो टॉपिक है आइसोमेरिज्म का आइसोमेरिज्म का टॉपिक आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। आइसोमेरिज्म का टॉपिक आप 10th में भी पढ़ चुके हो। बट द थिंग इज़ कि आइसोमेरिज्म को थोड़ा और डिटेल में पढ़ना, आइसोमेरिज्म के जो भी टाइप्स है उनको डिटेल में पढ़ना, ये हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा। सी, आइसोमेरिज्म क्या है? बेसिकली आइसोमेरिज्म ये होता है, इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ एग्जिस्टिंग different compounds with the same structural formula, with the same molecular formula। मतलब एग्जिस्टेंस होता है, डिफरेंट कंपाउंड्स वहाँ पे बन सकते हैं, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा वहाँ पे? सेम होगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर वहाँ पे सेम होगा तो हम कितने स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं? द आइसोमर्स, वो है एक दूसरे के आइसोमर्स। मतलब बहुत सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दूँ, एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको बता देती हूँ। यहाँ पे है CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। अब आपको इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम क्या है? यहाँ पे ब्यूटेन। इसका नाम यहाँ पे हो गया ब्यूटेन। अब यहाँ पे कितने कार्बन है आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 एंड 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 5, ये 3 और 2 5, मतलब 10। C4H10। अब C4H10 ये क्या मिला आपको? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिला। C4H10 ये क्या मिला आपको? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिला। अब इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ ये स्ट्रक्चर आप फिर से नहीं बना सकते, दूसरा स्ट्रक्चर आपको बनाना है, आपको प्रिपेयर करना है दूसरा स्ट्रक्चर विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जहाँ पे कार्बन कितने रहेंगे? 4 रहेंगे। हाइड्रोजन कितने रहेंगे? 10 रहेंगे। ठीक है, बना के देखते हैं। यहाँ पे CH3 CH CH3, यहाँ पे CH3। अब देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पे हम काउंट करते हैं कि कितने कार्बन है। कार्बन यहाँ पे 4 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10। C4H10। बट इसका नाम क्या है? ये तो आपका ब्यूटेन हो गया। IUPAC नोमेनक्लेचर से 4th मेंबर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सीरीज, अल्केन की जो सीरीज है उसका ये 4th मेंबर है। तो ये ब्यूटेन हो गया। ये क्या हो गया? आपको पता होना चाहिए, आपने IUPAC नोमेनक्लेचर ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे ये 1, ये नंबर 2, यहाँ पे 3, ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम यहाँ पे क्या बन गया? 2 मिथाइल प्रोपेन। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। क्या कहा था मैंने? इट इज द फिनोमिनन ऑफ एग्जिबिटिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विथ अ सेम मोलिकुलर फार्मूला। वही तो हो रहा है, यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला क्या है? सेम है, बट स्ट्रक्चर कैसे बन गए? यहाँ पे डिफरेंट है। अब आप ये बोलोगे कि मैडम यहाँ पे स्ट्रक्चर तो डिफरेंट बन गए, क्या ये डिफर करते हैं प्रॉपर्टीज़ में, वेदर इट इज़ फिजिकल और वेदर इट इज़ केमिकल प्रॉपर्टी? ये श्योरली ये डिफर करेंगे। आप बोलोगे कि तो मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफर करने का क्या मतलब हुआ? केमिकल प्रॉपर्टी तो ठीक है, हम बोल सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी कई बार ब्रांचिंग से या कई ग्रुप के अटैचमेंट से अलग हो जाती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा डिफर करना क्यों यहाँ पे हो रहा है? देखो बच्चों, यहाँ पे हम अगर बोले तो ये स्ट्रेट चेन आपको मिल रही है और यहाँ पे ब्रांच चेन मिल रही है। थोड़ा तो डिफरेंस आपको ज़रूर मिलेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आपको थोड़ा सा मिल ही सकता है। तो ये जो भी मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये एग्जाम्पल दिया है, मैंने जानबूझ के ये एग्जाम्पल आपको दिया बिकॉज इसके पहले आपने IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा है। IUPAC नोमेनक्लेचर में देखो थोड़ा सा आपको याद होगा तो हमने लास्ट में लिए थे बेंजीन डेरिवेटिव्स। ठीक है, बेंजीन डेरिवेटिव्स लिए थे।
बेंजीन डेरिवेटिव्स में मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन जो है, डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन जो है, वहाँ पे डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन में मैंने आपको कहा था ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, दे आर सेड टू बी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. व्हाई दे आर सेड टू बी आइसोमर? उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि वहाँ पे अगर आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका देखा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा था C6H4Cl2 आ रहा था. आप एक बार आपकी नोटबुक जो है वो नोटबुक बहुत अच्छे से चेक करो. मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा था और मैंने ये भी कहा था कि जब आइसोमेरिज्म का पार्ट आएगा तो आइसोमेरिज्म के पार्ट में ये क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि ये क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है बिकॉज दे एग्जिबिट सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट दे आर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर. सो एक शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं कि ये डेफिनेशन आप खुद बना सकते हो कि इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ one or more compound, existence of one or more compound possessing the same molecular formula. Possessing the same molecular formula is nothing but isomerism. And what are these structures called? They are said to be isomers of each other. What they are said to be? Isomers of each other. और एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेके देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2. देखो यहाँ पे आपको उस दिन ही मैंने कहा था कि हमने कुछ स्ट्रक्चर्स देखे थे. यहाँ पे इस तरीके से देखो, Cl, यहाँ पे Cl मेटा पोजिशन पे, Cl पैरा पोजिशन पे. ये था ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ये रहा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. ये भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे क्लोरीन एटम की जो पोजीशन है वो सिर्फ डिफरेंट है. क्लोरीन एटम की पोजीशन है वो सिर्फ डिफरेंट है. बाकी अगर आपने देखा तो C6H6 में से 2 हाइड्रोजन हर एक जगह पे क्या हो गए हैं, रिप्लेस हो गए विद द क्लोरीन एटम्स, 2 क्लोरीन एटम्स. तो इनका मोलिकुलर फॉर्मूला अगर देखा जाए तो वो क्या बनेगा, वहाँ पे C6H4Cl2 करके मोलिकुलर फॉर्मूला बनेगा. Hence they exhibit the phenomenon of isomerism and these three are said to be isomers of each other. What they are said to be? Isomers of each other. अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये एक सीधे से आपको 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म, या आप ये बोल सकते हो कि एक्सप्लेन फिनोमिनन ऑफ आइसोमेरिज्म या राइट शॉर्ट नोट ऑन आइसोमेरिज्म. तो उस वक्त आपको क्या करना होगा, उस वक्त आपको प्लेनली आंसर नहीं देना है. जस्ट बाय राइटिंग द वर्ड, जस्ट बाय राइटिंग द सेंटेंसेस आप आंसर नहीं दोगे. आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेन एग्जाम्पल्स, बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स देके आपको आइसोमेरिज्म के फिनोमिनन को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है. अब आइसोमेरिज्म के फिनोमिनन को डिस्क्राइब हम कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी कहा था, इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स. It is the phenomenon of existence of 2 or more different compounds. यहाँ पे 2 आइसोमर्स है, यहाँ पे 3 आइसोमर है, तो ये बोलना पड़ेगा. It is the phenomenon of existence of 2 or more compounds with the same molecular formula. And the phenomenon is said to be isomerism. And the structures which will we get, different structures which will we get, is nothing but isomers of each other. What they are said to be? They are nothing but isomers of each other. So it is very very simple कि ये isomerism यहाँ पे होगा. तो उसके बाद आप ये भी यहाँ पे एक अच्छे से माइंड में रखो कि स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए हैं तो उसके साथ साथ उसके IUPAC नॉमेनक्लेचर से नाम भी चेंज होगा. अब यहाँ पे तो ये ठीक है कि हमने ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन कहा, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन कहा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन कहा, बट ये नाम जो है ये IUPAC नाम नहीं है. आपको पता है, ये आपने पढ़ा है, ठीक है. इसका नाम क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन. सो इससे भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है, चेंज आपको मिलेगा.
तो ऐसा तो नहीं है कि आइसोमर जो होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करती है जस्ट बिकॉज दे आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसा तो नहीं होता। थोड़ा तो भी डिफरेंस आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मिलेगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ चेन स्ट्रक्चर, ब्रांचिंग स्ट्रक्चर, इट इज़ बिकॉज ऑफ मे बी फंक्शनल ग्रुप की जो पोजिशन है वो चेंज होना, उसमें थोड़ा सा आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस मिल सकता है। आई थिंक इट इज़ वेरी मच ओके विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। अब हम आगे क्या करने वाले हैं ये पहले समझ लो। आइसोमेरिज्म में क्या है, आइसोमेरिज्म में काफ़ी सिंपल पार्ट है। आइसोमेरिज्म में यहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ये क्या है एग्जैक्टली, ये तो आपने 10th में नहीं पढ़ा है, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये तो 10th में नहीं पढ़ा है। तो अब 11th के लेवल से अगर आप देखो तो 11th के लेवल से आइसोमेरिज्म क्या है वो सबसे पहले पता होना ज़रूरी है। उसके बाद में उसके दो टाइप्स कौन से हैं ये पता होना ज़रूरी है। और उसमें भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जो डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास 5 टाइप्स है, वो 5 टाइप्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं अलोंग विद द एग्जाम्पल। यही हमारा मेन टास्क है 11th में आइसोमेरिज्म को पढ़ने का, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैडम वो सेकंड पार्ट जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट आपको अभी नहीं है। 12th स्टैंडर्ड में वो वैसे भी वहाँ पे आता है। हम SN1 SN2 रिएक्शंस जो है वो पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर एंड बायोमोलिकुलर, आएगा धीरे धीरे ये समझ में आएगा। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स का एक लेसन है वहाँ पे, तो उसमें मतलब ये होता है कि वहाँ पे आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कुछ नॉलेज वहाँ पे दिया ही जाता है। तो इट इज़ वेरी मच ओके विद द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म टू बी स्टार्टेड विथ, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप एक काम करो, जो टेबल में यहाँ पे आपको लिख के देने वाली हूँ वो टेबल वहाँ पे क्या करो, लिख लो, बहुत अच्छे से लिख लो। उसके टाइप्स वहाँ पे मैं मेंशन करूँगी, तो टाइप्स कैसे एक्सप्लेन करने हैं शॉर्ट में वो भी पता होना चाहिए। जस्ट नाउ मैंने आपको ये कहा है कि आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है आइसोमेरिज्म का, शॉर्ट नोट लिखो और वहाँ पे आपको क्या करना है, एग्जाम्पल देके आइसोमेरिज्म को क्या करना है वहाँ पे एक्सप्रेस करना है। तो उसमें आप ये टेबल भी ऐड करो। टेबल में क्या है, आइसोमेरिज्म के 2 टाइप्स आपको दिए हैं। आइसोमेरिज्म के कौन कौन से 2 टाइप्स है, जस्ट मैंने आपको कहा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। अब आप बोलोगे कि मैडम ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये टाइप बने ही क्यों, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी कि स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये टाइप कैसे बने। उसमें भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विद द टॉपिक, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको चेन आइसोमर मिलते हैं, पोजीशन आइसोमर मिलते हैं, फंक्शनल आइसोमर मिलते हैं, मेटामर्स मिलते हैं, टॉटोमेरिज्म मिलता है वहाँ पे। तो ये 5 टाइप स्ट्रक्चरल में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट का एक ये था। उसके बाद में एक आपको ये देने वाली हूँ, टेबल देने वाली हूँ, वो टेबल आप अच्छे से ऐड करो और उस टेबल में जो जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ अच्छे से ध्यान रखने की कोशिश करो, सो दैट जो टाइप्स है वो टाइप्स पढ़ना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आइसोमेरिज्म का एक शॉर्ट में इंट्रोडक्टरी पार्ट का के बाद जो वहाँ पे हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म जो है उस पर भी शॉर्ट नोट आती है। तो वहाँ पे अगर आपको ये हो गया कि एक्सप्लेनेशन जो है वो याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी, तो एटलीस्ट ये टेबल जो है ये ड्रॉ करके भी आ सकते हो। मार्क्स यू विल गेट मार्क्स, ठीक है। एटलीस्ट फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे बट कुछ तो भी मार्क्स वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोमेरिज्म क्या है वो मैंने बताया था, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो 2 or more compounds with the same molecular formula, 2 or more compounds with a same molecular formula। मोलिकुलर फार्मूला सेम होना ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे ऐसा हुआ कि सेम मोलिकुलर फार्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो वो एक पार्ट बन जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का।
अब आप बोलो कि स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसा कुछ अलग नहीं है। स्ट्रक्चरल फार्मूला मतलब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला से आप स्ट्रक्चर निकालते हो उसे क्या कहा जाएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला कहा जाएगा। सपोज अगर मैंने कहा मीथेन है, मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे लिखते हैं, CH4 करके, और यहाँ पे उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हम इस तरीके से देते हैं। सो ये हुआ आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हुआ आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। मतलब आइसोमेरिज्म में बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, 2 और मोर कंपाउंड्स होते हैं, बट दोज आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा होता है, वहाँ पे सेम होता है, तो उनको हम आइसोमर्स बोलते हैं एक दूसरे के। और जो फिनोमिनन वो एग्जिबिट करते हैं उसे क्या कहा जाता है, आइसोमेरिज्म कहा जाता है। और अगर ऐसा हुआ कि वी हैव द फिनोमिनन वेयर we have 2 or more compounds with the same molecular formula but with a different structural formula, so they are said to be structural isomerism. They are said to be what, structural isomerism. तो स्ट्रक्चर में चेंज आपको मिल रहा है, स्ट्रक्चर में आपको वहाँ पे अलग कुछ मिल रहा है, इसलिए उसे कहा जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट। तो ये हुआ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग, उसमें ही देखो और एक्सप्लेन करो। इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ 2 or more compounds with the same molecular formula but with a different structural formula. They are said to be structural isomers of each other and the phenomenon they exhibit is nothing but structural isomerism. ठीक है, अब इसका शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, बिल्कुल अच्छे से समझ लो। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म के इतने पॉइंट्स आपको 11th में तो याद रखने हैं, इसको बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। जो भी ये है स्टीरियो आइसोमेरिज्म वो 12th में आएगा, 12th में आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट क्या होता है वहाँ पे, ये देखो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब है यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है। अब हो गया ना, अब यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है। तो किस में डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है वो भी तो पता होना चाहिए। डिफरेंस इन 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। व्हाट इज दिस, डिफरेंस इन 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अब 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का मतलब क्या है, सपोज मैंने अगर कहा कि ये कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई A करके अटैच्ड है एटम, यहाँ पे B करके अटैच्ड है, यहाँ पे C है और यहाँ पे D है। अब यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, दिस इज अ 3D अरेंजमेंट, बिकॉज 3D इसमें हम दिखा नहीं सकते, इस तरीके से ही दिखाएंगे। बीच में एक कार्बन आपके पास है, ये कार्बन है, यहाँ आपके पास है B अटैच्ड है, यहाँ पे आपके पास है D अटैच्ड है, इधर और इधर A और C वहाँ पे अटैच्ड है। तो अगर आपने किसी भी ग्रुप की या किसी भी एटम की जो अरेंजमेंट है वो इसमें दूसरे बॉन्ड में कर दी, तो यहाँ पे ये बन जाएगा यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट। वो डिटेल में अभी नहीं है आपको, सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ, बिकॉज जो भी चैप्टर है, चैप्टर के स्टार्टिंग में सम बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पे उसके स्टार्टिंग में ही उन्होंने क्या दिया है, उसके स्टार्टिंग में उन्होंने डैश पोजिशन, वेज पोजिशन, ये जो है कार्बन की डैश पोजीशन का मतलब क्या होता है, कार्बन की वेज पोजीशन का मतलब क्या होता है, कार्बन बीच में है तो कुछ एटम ऐसे होते हैं कि जो ऊपर की तरफ होते हैं, कुछ आप की तरफ जाते हैं, कुछ पीछे की तरफ आते हैं और एक यहाँ पे होता है। तो 3D अरेंजमेंट को दिखाना हमारे लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन्होंने कुछ डिफरेंट अरेंजमेंट्स वहाँ पे दिखाई है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो पढ़ने से पहले आपको वो अरेंजमेंट पता होनी चाहिए, बट फिलहाल के लिए, अभी के लिए आप उतना याद रखो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है, बट डिफरेंस इन 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम। बीच में जो एटम है, ठीक है, उसके अराउंड जो एटम्स है, ठीक है, जो हम 3D में दिखाने की कोशिश करते हैं, वहाँ उनकी पोजीशन में अगर आपने कुछ चेंज कर दिया, सो इट इज सेड टू बी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफर, कुछ ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो सकती है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने दिया है,
डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स एंड एटम्स, डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स एंड एटम्स। सो उसी को कहा जाता है 3D अरेंजमेंट। अभी के लिए इतना काफ़ी है फॉर स्टीरियो आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन। उसके बाद जब डिटेल में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि क्या करना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। फॉर दिस इंस्टेंस ये जो पार्ट है ये आप थोड़ा सा साइड में रखो। वी हैव टू फोकस ऑन नाउ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन में आपको दे देती हूँ। यहाँ पे बेसिक आपका रिक्वायरमेंट क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम है बट आपके पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका क्या है, सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपके पास क्या है, डिफरेंट है। ये बड़े अच्छे से याद रखो और ये आइसोमेरिज्म के जो भी टाइप्स हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के वो आपको बहुत आसान हो जाएंगे। सबसे पहले देखो चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, आपके चेन में, पेरेंट चेन में कुछ चेंजेस आपको लाने हैं और वहाँ पे आपको 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म। व्हाट अबाउट पोजीशन, किसकी पोजीशन की बात हो रही है यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप्स हमने देखे हैं। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अगर आप चेंज करते हो तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करने के बाद भी you will get different structures but with the same molecular formula. So it is nothing but position isomerism. उसके बाद देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट रहेंगे, इन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है। यहाँ पे सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सेम रहेगा बट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में we will get different functional groups, we will get what, different functional groups। ये यहाँ पे different functional groups रहेंगे। मतलब ये हो सकता है कि जो functional groups हमने पढ़े हैं उस फंक्शनल ग्रुप में से कुछ एग्जाम्पल ऐसे 2 फंक्शनल ग्रुप, एक अल्कोहल का ले लिया, दूसरा ईथर का लिया, एक वहाँ पे कीटोन का ले लिया, दूसरा किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से कंपाउंड लिया, तो वो एग्जाम्पल्स जो होते हैं ना वो एग्जिबिट करते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट उनका स्ट्रक्चर कैसे बन जाता है, ऑल टुगेदर स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आपको मिलेंगे। मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। मेटामेरिज्म जो होता है, मेटामेरिज्म में आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो वहाँ पे आपका सेम रहेगा बट अगर ब्रिजिंग एटम जो होता है, बीच वाला जो एटम होता है उसके अराउंड जो अल्काइल ग्रुप्स है उनकी अरेंजमेंट आप चेंज करोगे। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में बता रही हूँ, डिटेल में आपको बताऊंगी कि मेटामेरिज्म टॉटोमेरिज्म क्या होता है। कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं, वो पहले अच्छे से समझने की कोशिश करो एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स वन बाय वन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जो टाइप्स रहेंगे। यहाँ पे टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टॉटोमेरिज्म समझ में आना ही चाहिए। यहाँ पे देखो बच्चों, टॉटोमेरिज्म आपके टेक्स्ट बुक में आपको जो उन्होंने समझाया है वो एक्चुअल में काफ़ी शॉर्ट इसमें आपको समझाया है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉडली समझाने की कोशिश करूँगी टॉटोमेरिज्म एग्जैक्टली क्या होता है। टॉटोमेरिज्म क्या होता है, मेटामेरिज्म क्या होता है, इन दोनों के कुछ लिमिटेशंस हैं। मतलब ये मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म कौन से कंपाउंड एग्जिबिट कर सकते हैं और कौन से कंपाउंड एग्जिबिट नहीं कर सकते, ये यहाँ पे लिमिटेशन आ जाता है। सो वी हैव टू वेरी वेरी क्लियर अबाउट मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। मेटामेरिज्म आप कहाँ पढ़ोगे, फिर से आपको बता रही हूँ मैं, आपको 12th में एक चैप्टर आएगा, ठीक है। आपको फिनॉल ईथर का एक चैप्टर होगा, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स में। तो ईथर में आप ये छोटा सा टॉपिक पढ़ोगे मेटामेरिज्म करके, तो वहाँ पे मेटामेरिज्म क्लियर हो जाएगा आपका अगर आपने यहाँ पे अच्छे से पढ़ा तो। टॉटोमेरिज्म आप कहाँ देखोगे, बहुत अच्छे से मैं क्लियरली आपको मेंशन करती हूँ, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड जहाँ पे CO करके एक फंक्शनल ग्रुप आपको मिलता है। फंक्शनल ग्रुप आप पढ़ चुके हो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। वहाँ पे CO करके फंक्शनल ग्रुप आपको वहाँ पे मिल रहा है।
बट ज़रूरी नहीं है कि हर एक CO वाले फंक्शनल ग्रुप में टॉटोमेरिज्म दिखाई देगा। तो ठीक है, वहाँ पे देखेंगे कि क्या लिमिटेशन है, क्या कंस्ट्रेंट्स है उनके, वो हम बाद में देखेंगे। तो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द चेन आइसोमेरिज्म। सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट सबसे पहले ये पूरा लिख लो। लिखने के पहले पढ़ लो अच्छे से कि एग्जैक्टली आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म में बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, we should have a same molecular formula. We should have a same molecular formula. If with the same molecular formula we will get a different structure, then it is said to be structural isomerism. It is said to be what? Structural isomerism. Structural isomerism में इतने types आते हैं, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्या कहा मैंने, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मोलिकुलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, सिर्फ वहाँ पे we have a special arrangement of atoms or groups around a central atom. So this is the basic part of stereo isomerism. ये पूरा लिख लो, then we will start with the chain isomerism. तो आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट स्टेप चेन आइसोमेरिज्म. Chain isomerism, as I have already discussed in introductory part, कि चेन आइसोमेरिज्म क्या हो सकता है. पेरेंट चेन और बेसिकली कार्बन स्केलेटन में आपको डिफरेंस मिलेगा, ठीक है. अब यहाँ पे क्या सेम होता है, देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो, ये चीज़ें लिख लो. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो यहाँ पे सेम होगा, ठीक है. यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा. एज वी हैव स्टडीड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होगा वो यहाँ पे डिफरेंट रहेगा. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा, ठीक है. यहाँ पे आपको कहाँ पे चेंज मिलेगा, पेरेंट चेन, और इसे आप क्या बोल सकते हो, कार्बन स्केलेटन. पेरेंट चेन और कार्बन स्केलेटन जो है उसमें आपको चेंज मिलेगा, ठीक है. सो दीज आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर चेन आइसोमेरिज्म टू एग्जिबिट, ठीक है. तो चेन आइसोमेरिज्म इस तरीके से ही दिखाए जाते हैं एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. We should know that we are having different structures with the same molecular formula. लास्ट में हम लोग डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. डेफिनेशन जो है वो वहाँ पे लर्न करने की, रटने की कोशिश मत करो. जो यहाँ पे पढ़ रहे हो वहाँ से डेफिनेशन को तैयार करने की कोशिश करो, ठीक है. अब चेन आइसोमेरिज्म, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया था, देखो यहाँ पे एग्जांपल में हमारे पास है यहाँ पे CH3, CH2, CH2 और CH3, ठीक है. और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है C4H10 करके. यही मॉलिक्यूलर फार्मूला जहाँ पे कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, ऐसा ही स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे निकालना है. CH3, CH, CH3 और यहाँ पे CH3. यहाँ भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या मिल रहा है आपको, सेम मिल रहा है, बट विथ अ डिफरेंट स्ट्रक्चर. इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे ये प्लेन ब्यूटेन रहेगा, और यहाँ पे ये जो है ये 2-मिथाइल प्रोपेन, ये क्या होगा यहाँ पे 2-मिथाइल प्रोपेन करके इसका नाम होगा. ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिया था, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म का ये बेस्ट एग्जाम्पल है. और एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं. और यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, सपोज यहाँ पे है CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3. अब आप काउंट करो मेरे साथ कि यहाँ पे कितने कार्बन हैं और कितने हाइड्रोजन हैं. कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और ये 2, 5 6 7 8 9 10 11 12. यहाँ पे 12 क्या है, हाइड्रोजन है. और इसका नाम यहाँ पे होता है पेंटेन. इसको N पेंटेन भी कहा जाता है, N पेंटेन भी कहा जाएगा. अब इसी के साथ आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला आना चाहिए. C5H12 करके ही मॉलिक्यूलर फार्मूला आना चाहिए.
और इसी के साथ ही आपको कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। अब वो स्ट्रक्चर्स कौन से हो सकते वो देखो, यहाँ पे प्रिपेयर करके देखेंगे। यहाँ पे देखो दूसरा स्ट्रक्चर, ये तो यहाँ पे बन गया CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पे ये CH3, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट करो कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं। कार्बन यहाँ पे 5 है, हाइड्रोजन कितने 3, 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे C5H12। अगेन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मिल गया आपको, यहाँ पे बिल्कुल मिल गया, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर इसका हो सकता है, देखो यहाँ पे कार्बन बीच में है, यहाँ पे CH3 CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3। अब आप देखो कार्बन कितने हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5 है, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 3 6, ये 3 और 3 6, मतलब C5H12 करके मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको मिल गया। ये अगर आप यहाँ पे देखते हो तो हर जगह पे क्या आपको मिल रहा है C5H12 करके मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको मिल रहा है, बट हर एक का कॉमन नेम भी अलग है और IUPAC नेम भी वहाँ पे अलग है। अब मैं कॉमन नेम आपको बताती हूँ, IUPAC नेम आप खुद यहाँ पे लिखने की कोशिश करोगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अल्केन का नोमेनक्लेचर हमने पढ़ा है एंड दिस इज द एग्जाम्पल फ्रॉम द अल्कीन फैमिली, ठीक है। सो ये एन पेंटेन हुआ, इसे एन पेंटेन भी कहा जाता है। ये यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि आइजो ग्रुप है, तो यहाँ पे ये भी हम बोल सकते हैं कि आइजोपेंटेन भी कहा जाएगा। और ये नियोपेंटेन है, ये क्या है नियोपेंटेन। अब हम बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के नाम की। ये पूरा क्या है, ये पेंटेन ही रहेगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 2 मिथाइल, देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम होगा, बिकॉज सेकेंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। और पेरेंट चेन कितने की मिल रही है, 4 कार्बन की पेरेंट चेन है विथ अ सिंगली बॉन्डेड कार्बन ओवर देयर, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो इसका नाम क्या होगा, ये तो 3 ही कार्बन की चेन है, यहाँ पे होगा 2 2, यहाँ पे मिलेगा डाई मिथाइल, यहाँ पे होगा प्रोपेन, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम होगा। मतलब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है C5H12 करके, एक का नाम प्लेनली आ रहा है पेंटेन स्ट्रेट चेन में, यहाँ पे एक का नाम आ रहा है 2 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब ये ब्यूटेन का डेरिवेटिव है। यहाँ पे नाम आपको मिल रहा है 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, मतलब ये प्रोपेन का डेरिवेटिव है। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि जैसे ही कार्बन नंबर और हाइड्रोजन नंबर उसके साथ ही बढ़ते जाएंगे, वी नो वेरी वेल दैट कार्बन और हाइड्रोजन जैसे ही बढ़ते जाएंगे, चेन आइसोमेरिज्म जितने बनेंगे, चेन आइसोमर्स जितने बनेंगे, वो भी क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दिया है। चेन आइसोमेरिज्म में आप ये समझने की कोशिश करो, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, वो नोट डाउन करो। चेन आइसोमेरिज्म जो होता है उसमें जो आपको आइसोमर्स मिलते हैं, जो आपको आइसोमर्स मिलते हैं, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आपको ज़रूर मिलेगा। बिकॉज आप खुद ये देख सकते हो कि ये पेंटेन है, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है, ये यहाँ पे 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन है। तो हम इस तरीके से उसे देख सकते हैं कि यहाँ पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आपको क्यों मिल रहा है, बिकॉज हर एक केस में आपको ये दिखाई दे रहा है, ये प्लेनली पेंटेन था, स्ट्रेट चेन थी, ये ब्रांचिंग थी और यहाँ पे ब्रांचिंग और बढ़ गई, तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट चेन आइसोमेरिज्म। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, चेन आइसोमेरिज्म की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे, व्हेन 2 और मोर कंपाउंड्स, अच्छे से याद रखो, व्हेन 2 और मोर कंपाउंड्स, वहाँ पे कितने हैं, 2 ही भी बन सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी यहाँ पे बन सकते हैं। दे हैव अ सेम फार्मूला, दे हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट दे हैव different parent chain, they have different parent chain, or you can say they have different carbon skeleton, so they are said to be chain isomers of each other, and the phenomenon they exhibit is nothing but chain isomerism. आपके लिए मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ, क्या है डेफिनेशन यहाँ पे, when
two or more compounds, when two or more compounds have same molecular formula but they have different parent chain of carbon or carbon skeleton are chain isomers of each other and phenomenon they exhibit is chain isomerism. Phenomenon they exhibit is chain isomerism. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या important है आपके पास, we should have a same molecular formula, different parent chain है कार्बन की या कार्बन का स्केलेटन अलग है. इससे हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, चेन आइसोमेरिज्म जो है वो मिल रहा है. आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू. फर्स्ट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, व्हाट इज दिस, चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है, तो अलग से आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि वी विल गेट अ डिफरेंट स्ट्रक्चर. वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही टाइप है. तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या इंपॉर्टेंट है ये अच्छे से समझ लो. क्या क्या इंपॉर्टेंट था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट ही रहेगा, पेरेंट चेन और कार्बन स्केलेटन में चेंज आपको मिलेगा, मतलब ये डिफरेंट है. यहाँ पे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो रहेगी वो भी क्या रहेगी, वहाँ पे डिफरेंट रहेंगी. ठीक है. अब डेफिनेशन ही अगर आपको यहाँ पे लिखनी है तो डेफिनेशन हम एग्जाम्पल देने के बाद भी लिख सकते हैं, बिकॉज एग्जाम्पल से डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर हो जाती है. when two or more compounds have same molecular formula but they are having different parent chain of carbon, or you can say they are having different carbon skeleton, so they are chain isomers of each other and the phenomenon they exhibit is nothing but chain isomerism. So this is all about first type of structural isomerism, that is chain isomerism. Now we will move towards पोजिशन आइसोमेरिज्म. पोजिशन आइसोमेरिज्म क्या है वो हम लोग देखेंगे. बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो. पोजिशन आइसोमेरिज्म इज़ अ सिंपल पार्ट और उसमें जो एग्जाम्पल दिया जाता है वो जो वेल नोन एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल है, वही मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ. तो पोजिशन आइसोमेरिज्म क्या है वो हम लोग देखेंगे. ये पहले नोट डाउन करो, जितना भी यहाँ पे दिया है ये पूरा नोट डाउन करो. यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने दिया था, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम मिल रहा है, स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट मिल रहे हैं, इसलिए IUPAC नॉमेनक्लेचर से नाम भी उसका क्या है, अलग ही है. ठीक है. यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल जो दिया था सेम केस हो रही है, कार्बन 5 और हाइड्रोजन कितने हैं 12. तो आपको कितने स्ट्रक्चर्स मिल गए, यहाँ पे 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे मिल गए. तो ये 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर के IUPAC नॉमेनक्लेचर से नाम अलग है. इवन दे हैव अ डिफरेंट कॉमन नेम्स एज वेल, जिससे मैंने पहले भी कहा था ये कॉमन नेम में एन पेंटेन होगा, ये आइसोपेंटेन होगा और ये लियोपेंटेन करके इसका नाम दिया जाएगा. बट वी आर लिस्ट बॉदर्ड अबाउट कॉमन नेम एट दिस इंस्टेंस. आपको IUPAC नेम अच्छे से समझना चाहिए. उस तरीके से देखो कि आपकी रिवीजन भी हो रही है IUPAC नॉमेनक्लेचर की. ठीक है. तो ये 3 स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको मिल गए. और मैंने एक कहा भी था, एडिशनल आपको कहा था कि जैसे कार्बन नंबर बढ़ता है तो आपको ये चीज़ पता है कि उसके साथ हाइड्रोजन्स भी क्या हो जाते हैं, वहाँ पे बढ़ते जाते हैं. तो कार्बन नंबर जैसे बढ़ेगा वैसे ही चेन आइसोमेरिज्म दिखाने का जो एक वहाँ पे टेंडेंसी होती है वो भी वहाँ पे बढ़ती जाएगी. सो ये लिख लो. इसके बाद स्टार्ट करेंगे पोजिशन आइसोमेरिज्म. Because second type of structural isomerism, position isomerism.
पोजीशन आइसोमेरिज्म में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करना है वो है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। फंक्शनल ग्रुप जो है वो यहाँ पे सेम होगा। इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सेम होगा, ठीक है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में और क्या मिलेगा आपको? पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप सेम है बट डिफरेंट positions are held by functional groups on parent chain। फिर बेसिक तो यहाँ पे आ ही रहा है, इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होगा। फिर से लिख रही हूँ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे देखो क्या कहा है मैंने, पोजीशन आइसोमेरिज्म। मैंने पहले ही आपको कहा था किसकी पोजीशन की बात हो रही है यहाँ पे, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप की यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि पोजीशन आइसोमेरिज्म है, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में आपको बेसिक रिक्वायरमेंट बिल्कुल पता होनी चाहिए कि पोजीशन आइसोमेरिज्म में होता क्या है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप का होना बहुत नेसेसरी है, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की, फंक्शनल ग्रुप का होना नेसेसरी है, ये भी हमने देख लिया। तो किसकी पोजीशन यहाँ पे चेंज हो सकती है? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो सकती है ऑन मेन पेरेंट चेन, ठीक है। जो भी आपका मेन कार्बन स्केलेटन रहेगा उसमें से सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, कार्बन के स्केलेटन पे पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमें क्या करना है, ये हमें करके देखना है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे मिल रहा है। एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर करो। एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो डबल बॉन्ड है मतलब अल्कीन है, यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप। FG करके मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फंक्शनल ग्रुप है। अब काउंट करो इन टोटल कि कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, सो दैट इसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ हम डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सके विद द सेम फंक्शनल ग्रुप एज वेल। मतलब डबल बॉन्ड भी आपको प्लेस करना ही होगा। यहाँ पे देखो आप कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6, 7 और 8, C4H8 करके ये फॉर्मूला आ गया। ये तो हमारा क्या है, यहाँ पे सिंपल ब्यूटेन है। ये क्या है, यहाँ पे ब्यूटेन है, बाद में देखेंगे। C4H8 के साथ कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 4 आपको प्लेस करने। अब पहले डबल बॉन्ड यहाँ पे प्लेस किया था, पहले डबल बॉन्ड यहाँ पे हमने प्लेस किया था। अब आप यहाँ करके देखो या यहाँ पे करके देखो क्या मिलता है, यहाँ पे किया और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है। फिर हाइड्रोजन से बाकी की वैलेंसी कंप्लीट करनी है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये मैंने बार बार कहा है। और यहाँ पे कार्बन स्केलेटन मैंने पहले बना लिया और फिर कार्बन की वैलेंसी जो है बची हुई वो हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 और यहाँ पे होगा CH3। तो अब आप देखो कि यहाँ पे भी अगर आपने फंक्शनल ग्रुप देखा तो फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करो। कार्बन कितने हैं यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे 4 है। हाइड्रोजन कितने मिल रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8, H8 C4H8 करके यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल रहा है। मतलब क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट तो हमारी कंप्लीट हो गई कि ये आइसोमर तो हो ही सकते, एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, आइसोमर हो सकते। स्ट्रक्चर में भी चेंज आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी हो सकते हैं। नाउ इट इज टाइम टू एक्सप्लेन व्हाई दे आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। पोजीशन आइसोमर क्यों है, अब आप खुद देखो। अगर हमने इसका नंबरिंग किया, ठीक है, यहाँ से किया या यहाँ से किया, देखो आप लेफ्ट टू राइट देखो या राइट टू लेफ्ट देखो, इट इज़ वन एंड द सेम।
तो आपको इसका नाम क्या मिलेगा बच्चों, ब्यूट टू इन करके इसका नाम आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। ब्यूट टू इन पढ़ चुके हैं हम लोग ये चीज़। अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनके नॉमेनक्लेचर में हम ये पढ़ चुके हैं। ब्यूट टू इन ये इसका नाम होगा। इसका जो नाम है IUPAC से देने की कोशिश करो, यहाँ से ही करना पड़ेगा बिकॉज डबल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कैसा होगा देखो, ब्यूट यहाँ पे है 1 और इन। मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन सा है, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। हमने देखा है फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा है, हमने ये भी देखा है कि फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स को इन्वॉल्व किया जाता है। डबल बॉन्ड मतलब क्या है, इट इज़ रिगार्डेड एज अ फंक्शनल ग्रुप इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, बट यहाँ पे पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप अलोंग पेरेंट चेन इज डिफरेंट। पेरेंट चेन में यहाँ पे 2 और 3 के बीच में क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे पेरेंट चेन पे 1 और 2 के बीच में क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड। यहाँ पे 2 और 3 वाला जो कार्बन है उनके बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 1 और 2 वाला जो कार्बन है उनके बीच में डबल बॉन्ड है। ये आप क्या दे रहे हो, ये आप दे रहे हो पोजीशन ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप। ये आप क्या दे रहे हो, पोजीशन ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप, हेंस इट इज रिगार्डेड एज अ position isomer and the phenomenon they exhibit is nothing but position isomerism. Phenomenon they exhibit is nothing but position isomerism. So ये एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया, और भी एग्जाम्पल लेके हम देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल में हाइड्रोक्सी ग्रुप लेके देखो, मतलब अल्कोहल वाला जो ग्रुप है वो लेके देखो, वो लेके देखते हैं हम क्या होता है। ये एग्जाम्पल जो है, ये भी एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। सपोज CH3 एग्जाम्पल, और एक है यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, ये पोजीशन पे OH ग्रुप है। ये पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप है। कार्बन कितने हैं काउंट करो जरा, कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। C4H10O, ये यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी से दूसरा स्ट्रक्चर प्रिपेयर करके। CH3 CH2 CH2, यहाँ पे CH2OH। ठीक है, अब देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 4, C4। हाइड्रोजन कितने, 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10। और ऑक्सीजन कितना है, 1। दोनों तरफ आपको क्या मिल गया, देखो एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया। कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो, C4H10O करके, यहाँ भी C4H10O करके। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो आइसोमेरिज्म वो दिखा रहा है। स्ट्रक्चर डिफरेंट दिखाई दे रहा है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। नाउ वाई दे आर सेड टू बी पोजिशन आइसोमेरिज्म, क्वेश्चन खुद से ही करो और आंसर देने की कोशिश करो। अब यहाँ पे नंबरिंग करके देखते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा मेन ग्रुप है, तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 और 4। ये कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है, ये हम अल्कोहल ग्रुप का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पे होगा 2 ब्यूटेनॉल, यहाँ पे ये आएगा 2 ब्यूटेनॉल, या आप ये भी बोल सकते हो कि ब्यूट 2 ओल करके भी इसका नाम दिया जाएगा। ब्यूटेन 2 ओल, ब्यूटेन 2 ओल करके भी इसका नाम दिया जाएगा। यहाँ पे इसका नाम देखो क्या करना है, कहाँ से नंबरिंग करनी है, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो इसका नाम होगा ब्यूटेन 1 ओल। ठीक है, या 1 ब्यूटेनोल करके भी इसका नाम दिया जाता है। नाम देखो IUPAC से नाम डिफरेंट है, और नाम से क्या पता चलता है आपको, यहाँ पे पता चल रहा है कि सेकेंड पोजीशन वाला जो कार्बन है उसके साथ आपने ओल मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप अटैच किया है।
यहाँ से क्या पता चलता है कि फर्स्ट पोजीशन वाला जो कार्बन है उससे आपने क्या अटैच किया है, ओल अटैच किया है। रादर यहाँ पे 1 ब्यूटेनॉल 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर फर्स्ट पोजीशन पे होता है तो यहाँ पे उतना स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, बट चलो ये स्पेसिफाई कर लेते हैं बिकॉज OH ग्रुप किसी भी कार्बन पे हो सकता है। तो 1 ब्यूटेनॉल इज अ करेक्ट नेम, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोजीशन आइसोमर का पार्ट। पोजीशन आइसोमर्स जो होते हैं वो पोजीशन आइसोमर में हम ये देख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से ये माइंड में फिक्स कर लो, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। उसके बाद डिफरेंट पोजीशंस आर हेल्ड बाय फंक्शनल ग्रुप ऑन पैरेंट चेन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फंक्शनल ग्रुप तो सेम है बट उसी फंक्शनल ग्रुप ने डिफरेंट पोजीशन ली है मेन कार्बन चेन, ठीक है। तो यही यहाँ पे मैंने दिया है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, आइसोमेरिज्म है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, एज इट इज़ अ सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं आपको। एक एग्जाम्पल दिया था अल्कीन फैमिली से एग्जाम्पल दिया था, दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया है अल्कोहल फैमिली से, ठीक है। मतलब यहाँ अगर आप देखो तो ब्यूट 2 इन और ब्यूट 1 इन दे आर सेड टू बी पोजिशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। स्पेसिफिकली कहो, आइसोमर तो है ही बट बहुत स्पेसिफिक अगर आपको बोलना है, सो दे आर सेड टू बी पोजिशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। दे आर सेड टू बी व्हाट, पोजिशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अगर अल्कोहल फैमिली से देखा जाए तो यहाँ पे ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, दे आर सेड टू बी पोजिशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सी स्टूडेंट्स, ये है कि यहाँ पे आइसोमर है ये अगर आप बोलोगे तो वहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं है, बट बहुत स्पेसिफिकली अगर कहा जाए CET में अगर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे ये जो ब्यूट 2 इन है और ब्यूट 1 इन है ये क्या है एक दूसरे के, नीचे अगर आपको ऑप्शन दिया हुआ रहता है कि इट इज़ आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, नन ऑफ द अबव, तो आप आइसोमेरिज्म को टिक करके आओगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले, बिकॉज टू बी वेरी प्रिसाइज ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमेरिज्म है। ये दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, बिकॉज दे आर हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप बट दोज फंक्शनल ग्रुप they held the different positions along a parent chain. So specific answer देने की कोशिश करो कि they are said to be position isomers of each other and the phenomenon they exhibit is nothing but position isomerism. So this is all about 2 types of structural isomerism. First type हमने देखा था chain isomerism which is very very simple and second type हमने देखा है position isomerism. अब आप ये काम करो कि जितने भी नॉमेनक्लेचर हमने पढ़े हैं, एक मैं आपको क्लू दे रही हूँ, लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 12 में आप कहीं से भी आप ये 2 में से एक कोई आइसोमर ढूंढने की कोशिश करो जो आज के लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करो खुद के लिए, क्या हमने चेन आइसोमेरिज्म देखा है इसके पहले भी, क्या हमने पोजीशन आइसोमेरिज्म देखा है इसके पहले भी, ठीक है। क्योंकि आपको अभी नॉमेनक्लेचर पता है, नॉमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, ये चीज़ें आपको पता है, इंडिविजुअली मैंने आपको दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल नॉलेज मैंने दिया है चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म का। इसके आगे के का जो लेक्चर होगा उसमें मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, उसके बाद होगा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मेटामेरिज्म, उसके बाद होगा टॉटोमेरिज्म, ठीक है।